पाएंगे। अब जब हम QRMP स्कीम में इनवॉइस फर्निश करने के संबंधित नियमों को समझ गए, तो अब ये भी समझ लेते हैं कि QRMP स्कीम में जो पहले और दूसरे महीने हैं, उन महीने की मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स कैसे की जाएगी, कब की जाएगी। तो QRMP स्कीम ये बताता है कि आपको पहले 2 महीने का टैक्स का पेमेंट अगले महीने की 25 तारीख तक कर देना होगा। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप जुलाई महीने का आपको टैक्स पेमेंट करना है तो 25 अगस्त तक आपको उसका टैक्स पे कर देना है, और अगस्त महीने का टैक्स पे करना है तो उसको आपको 25 सितंबर तक टैक्स पे कर देना है। इसके साथ ही साथ एक चीज का और ये ध्यान रखना है कि जब हम जीएसटी की वेबसाइट में QRMP स्कीम के तहत जो मंथली पेमेंट ऑफ टैक्स है उसको करने के लिए जब हम चालान जनरेट करेंगे, तो चालान जनरेट करने के समय एक रीजन को सेलेक्ट करना है, और वो रीजन क्या है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर। इस रीजन को सेलेक्ट करना है, मंथली पेमेंट फॉर क्वार्टरली टैक्स पेयर, जो कि ये चीज को डिनोट करेगा कि ये जो टैक्स का पेमेंट हो रहा है ये QRMP स्कीम के तहत हो रहा है। ये जो चालान का जनरेशन हो रहा है वह QRMP स्कीम के तहत चालान को जनरेट किया जा रहा है। अब जो हमें यह पता चल गया है कि QRMP स्कीम में पहले और दूसरे महीने के लिए हमें आने वाले महीने के 25 तारीख तक टैक्स की पेमेंट कर देनी है, तो यह भी जानना जरूरी है कि इस अमाउंट की कैलकुलेशन आखिर कैसे होगी। इसके लिए QRMP स्कीम 2 मेथड्स डिवाइस कर रही है, 2 मेथड्स बता रही है। उसमें पहला मेथड है फिक्स्ड सम मेथड और दूसरा मेथड है सेल्फ असेसमेंट मेथड। आइए इन दोनों मेथड्स को समझते हैं कि इनमें हम चालान के अमाउंट की कैलकुलेशन कैसे करेंगे, या फिर जीएसटी की वेबसाइट के अंदर कैसे इस अमाउंट का कैलकुलेशन किया जाएगा। तो जहां तक फिक्स्ड सम मेथड की बात है, इसके अंदर टैक्स पेयर जो अपनी जीएसटी पोर्टल पर जाएगा तो फिक्स्ड सम मेथड के तहत उसको पहले से एक प्री फिल्ड चालान मिलेगा। उस प्री फिल्ड चालान के अंदर वैल्यू एक फिक्स्ड अमाउंट पहले से फिल्ड अप रहेगी, उस अमाउंट को ही उस पर्टिकुलर महीने के लिए एक टैक्स पेयर को पे करना होगा। अब प्रश्न ये उठता है कि ये प्री फिल्ड अमाउंट की कैलकुलेशन जीएसटी वेबसाइट कैसे करेगा। तो इसके लिए हमें यह देखना होगा कि पिछले क्वार्टर में इस टैक्स पेयर ने अपने रिटर्न्स क्या क्वार्टरली फाइल किए थे या फिर मंथली फाइल किए थे। अगर क्वार्टरली फाइल किए थे तो पिछले क्वार्टर में जितनी भी टैक्स की अमाउंट एक्चुअली में पे की गई है उस अमाउंट का 35% इस क्वार्टर के पहले महीने में भी पे करना है, और इसी क्वार्टर के दूसरे महीने में भी उसे 35% अमाउंट को पे कर देना है। इस तरीके से जो प्री फिल्ड अमाउंट होगी, अगर क्वार्टरली पेमेंट पिछले क्वार्टर में की गई है तो पूरे क्वार्टर में जितना भी टैक्स पे किया गया है उस क्वार्टर का जो टैक्स पे किया है उसका 35% निकाला जाएगा, और वो 35% जीएसटी की वेबसाइट में आपके प्री फिल कर दिया जाएगा। और हां, अगर पिछले क्वार्टर में मंथली बेसिस पर रिटर्न्स फाइल हो रहे थे तो आपकी कैलकुलेशन कुछ अलग तरीके से होगी। पिछले क्वार्टर के लास्ट महीने में आपने जितना अमाउंट ऑफ टैक्स एक्चुअली पे किया था वही अमाउंट ऑफ टैक्स आपको पहले क्वार्टर के इस क्वार्टर के पहले महीने में भी प्री फिल्ड किया हुआ मिलेगा, और इसी क्वार्टर के दूसरे महीने में भी प्री फिल किया हुआ मिलेगा। कहने का मतलब अगर मंथली पेमेंट किया हुआ है तो जो पिछले क्वार्टर का लास्ट मंथ का एक्चुअल टैक्स पेमेंट था वही का वही अमाउंट आपको प्री फिल किया हुआ इस क्वार्टर के पहले और दूसरे महीने में हमें प्री फिल्ड चालान मिल जाएगा। और जहां तक सेल्फ असेसमेंट का बात है तो ये रेगुलर जिस तरीके से हम पूरे महीने का आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स आपस में दोनों को सब्ट्रैक्ट करके यूजुअली रेगुलरली जैसे हम करते आए हैं वैसे हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को आउटपुट टैक्स से सब्ट्रैक्ट कर देंगे, और जो भी लायबिलिटी बनती है वो हम जैसे यूजुअली करते आ रहे हैं बस वैसे ही पे कर देना है। इन दोनों में से एक टैक्स पेयर कोई भी मेथड चुन सकता है, यानी कि या तो वो ये चुन ले कि जो भी प्री फिल्ड चालान में अमाउंट फिल है उसको बस क्या कर देना है, पे कर देना है, या फिर दूसरा तरीका ये हो सकता है कि वो सेल्फ असेसमेंट टैक्स अपनी आउटपुट टैक्स और इनपुट टैक्स क्रेडिट का डिफरेंस निकालकर जो एक्चुअल में टैक्स बनता है वो पे कर दे।
ऐसा भी तो हो सकता है कि आपका जो कैश और क्रेडिट लेजर का बैलेंस है, उसमें जो भी बैलेंस है, वो जो फर्स्ट मंथ की लायबिलिटी बनती है, आपको पता है कि आपका जो लेजर है वो उसको सफिशिएंटली सेट ऑफ कर देगा। तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी क्या आपको मंथली बेस पे टैक्स पे करना होगा क्या? आंसर है जी नहीं। अगर ऐसी सिचुएशन है जिसके अंदर आपका कैश लेजर या क्रेडिट लेजर का जो बैलेंस है वो ऑलरेडी सफिशिएंट है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर आपको एडिशनल चालान पे करने की जरूरत नहीं है। सिमिलरली आपको लगता है कि आपको कोई टैक्स लायबिलिटी बनने ही नहीं वाली है, तो ऐसी सिचुएशन के अंदर भी आपको मंथली बेसिस पर टैक्स डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है। अब कई बार ऐसा भी हो सकता है कि आप फिक्स्ड सम मेथड के बेसिस पर पेमेंट कर रहे हैं और ऐसे सिचुएशन में आपने ये कर दिया कि आपने जो भी प्रिफर्ड अमाउंट में टैक्स आया वो टैक्स आपने पे कर दिया। अब आपको इस दौरान ये लगता है कि आपने ज्यादा अमाउंट टैक्स डिपॉजिट कर दिया, जबकि इतना तो आपका टैक्स लायबिलिटी बनना ही नहीं था। तो आपके मन में यह आया कि चलो यार, इस अमाउंट का हम रिफंड क्लेम कर लेते हैं। तो क्या ऐसा संभव है क्या? आंसर यह है कि जी नहीं। जब तक पूरा क्वार्टर खत्म नहीं हो जाता और आप जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर लेते, तब तक आप भले ही आपने एक्सेस डिपॉजिट कर दिया है क्यूआरएमपी स्कीम को फॉलो करते करते, तब भी आप रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। इसके साथ न तो रिफंड क्लेम कर सकते हो, न ही ये जो अमाउंट डिपॉजिटेड है, जो आपने क्यूआरएमपी स्कीम के तहत जिस चालान को जमा किया, उस चालान में जो भी अमाउंट डिपॉजिटेड है, आप उसको जब तक आप क्वार्टर खत्म होने तक जीएसटीआर 3B फाइल नहीं कर देते, तब तक आप उस अमाउंट को किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसलिए सबसे पहले जैसे ही क्वार्टर खत्म हो, आपको जीएसटीआर 3B फाइल करना है। उसके बाद ही एक तरीके से जो एक्सेस अमाउंट बची हुई है, जो आपने क्यूआरएमपी स्कीम के तहत चालान जमा करवा के डिपॉजिट की, इसको आप यूज कर पाएंगे। अदरवाइज आप इसको किसी भी दूसरे पर्पस के लिए यूज नहीं कर सकते, किसी भी दूसरी जीएसटी लायबिलिटी को पे करने के लिए यूज नहीं कर सकते। इसलिए आप डिपॉजिट भले ही कर ले, लेकिन अगर आपको रिफंड क्लेम करना है या फिर कोई एक्सेस डिपॉजिट है उसको दूसरे पर्पस के लिए यूज करना है, तो आओ, जो सबसे इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है वो ये है कि आपको क्वार्टर खत्म होने के बाद जीएसटीआर 3B अपना फाइल करना होगा। उसके बाद ही आप रिफंड भी क्लेम कर पाएंगे और डिपॉजिट को किसी दूसरे पर्पस के लिए यूज भी कर पाएंगे।